जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का सीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक कुमार द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएलसी परिवार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, और वो इनिशिएटिव ये है कि 2021 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके में सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। और आप सबको पता है अपने सीएलसी के YouTube चैनल पे आपको ये सब कुछ विदाउट एनी पेमेंट सब कुछ फ्री मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का। तो जो पहला आपके सामने मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूं वो हिस्ट्री से PYQs है 2021 से 2024 तक। मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री पार्ट 1, हिस्ट्री को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक जो 2021 से 2021 से 2024 के बीच में आए। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ सैक्रिफाइड हर लाइफ व्हाइल पार्टिसिपेटिंग। कनकलता बरुआ स्वतंत्रता संग्राम, कनकलता बरुआ ने किसमें भाग लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी? रोलट एक्ट जिसे कह सकते हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो रोलट एक्ट कब, अगर रोलट एक्ट की बात करा जाए तो ये कब अप्रूव हुआ था? रोलट एक्ट आया था 1919 में, 1918 में अप्रूव्ड हुआ था, 1919 में ये आया था और इसी का अपोज हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी का रिजल्ट था कह सकते हो आप। रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करी जाए तो ये कब? 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस की बात करी जाए तो ये कब हुआ बेटा? ये हुआ, आपको सबको पता होना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस 1930 को। देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कब हुआ? 1942 को। तो अब ये चारों मूवमेंट्स की हमको डेट्स भी मिल गई। अब यहाँ पे पूछा जाता है कनकलता बरुआ जी, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी ये? कनकलता बरुआ साहब ना। और अगर मैं बात करूं तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपने प्राणों की आहुति दी थी। किसमें भाग लेते हुए? क्विट इंडिया मूवमेंट के में भाग लेते हुए। इनकी डेथ कहां पे हुई थी अगर मैं बात करता हूं तो असम के क्षेत्र में। क्लियर हो गई बात? चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। सिविल डिसोबीडियंस आल्सो किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगर आगे की ओर हम मूव ऑन करें तो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? विजयनगर रूलर्स क्लेम दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दावे के अनुसार वो किसकी ओर से शासन कर रहे थे? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो किसकी ओर से शासन कर रहे थे वो? तो मैं कहूंगा श्री विरूपाक्ष। किसकी तरफ से वो शासन कर रहे थे? विरूपाक्ष की तरफ से। श्री विरूपाक्ष की तरफ से वो शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य को। वो किसकी ओर से शासन कर रहे थे? श्री विरूपाक्ष। अब याद रखिएगा यहां पे लॉर्ड मुर्गन भी दिया हुआ। लॉर्ड मुर्गन जो थे वो कह सकते हो कि कौन थे? कार्तिकेय जी थे, यानी कि गणेश के ब्रदर, गणेश भगवान के। और साउथ इंडिया में इन सब की पूजा की जाती थी, प्रोमिनेंट गॉड हुआ करते थे। और विजयनगर साम्राज्य दे दिया है, इसलिए विजयनगर साम्राज्य में श्री विरूपाक्ष, इनका टेंपल का भी निर्माण कराया गया था। विरूपाक्ष टेंपल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा हेरिटेज, इंडिया के हेरिटेज में, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया विरूपाक्ष टेंपल को ना। क्लियर है बात? चल आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? Domingo Peace describe a king in those words of a medium height and the fair complications and the good figure, rather fat than thin. He has on his face sign of smallpox. Identify the king. Obvious सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में डिस्कशन तब करेगा या तो उसके वो कोर्ट में रहा हो या उसके सिमिलरिटीज हो, उसने विजिट करी हो। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सीक्वेंस में तो INADBNC ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। These are the prominent scholars came into the Vijayanagar Empire, Vijayanagar or Bahmani Empire।
ये वो शख्सियत है, ये वो लोग है या व्यक्ति विशेष है जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो अब यहां पे ये देखने वाली बात है, आई फॉर स्टैंड इब्न बतूता, इब्न बतूता। सेकेंड नी, एंड एन फॉर निकोलो, निकोलो डी कॉन्टी। ए अब्दुल रज्जाक, डी डोमिंगो पायस, बी बारबोसा एंड नूनिस, सी सीजर फेडरिक। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें इब्न बतूता, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिनिको पायस, बारबोसा, नूनी, सीजर फेडरिक। ये क्या है? ये इनकी अगर मैं बात करता हूं तो सीक्वेंस है आने के इंडिया में विजयनगर साम्राज्य में। और ये किसके समय में आए? इब्न बतूता की मैं बात करता हूं तो हरिहर के समय में। निकोलो डी कॉन्टी किसके समय में आए? देवराय फर्स्ट के समय में। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए? देवराय सेकंड के समय में। फिर अगर मैं बात करता हूं डोमिनिगो पायस और बारबोसा, ये दोनों किसके समय में आए? ये दोनों आए कृष्ण देव राय। देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूं नूनिस की, किसकी? नूनिस की। तो ये किसके टाइम पीरियड में आए थे नूनिस साहब? ये आए थे अच्युत राय के समय में। देन आफ्टर फर्दर मैं बात करता हूं एज फॉर सीजर फेडरिक, ये किसके समय में आए थे? सदाशिव राय के समय में। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। आई होप यहां पे सभी को क्लियर हो गई होगी एक एक बातें ना। सदाशिव राय समय में दीज आर द प्रोमिनेंट स्कॉलर्स केम इनटू द विजयनगर एम्पायर। ओके, क्लियर हो गई बात। और यहां पे अगर आप देखते हो तो विजयनगर एम्पायर में एक बात समझिएगा बेटा, व्हाट वी हैव टू नो। विजयनगर एम्पायर में एक बात समझिएगा कि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में टू रियल ब्रदर्स हरिहर और बुक्का ने करी थी। दो सगे भाइयों ने करी थी जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो आपको ये बातें पूरी, और आपको पता होना चाहिए कि जो ये विजयनगर साम्राज्य है, जो आप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात कर रहा हूं, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का टाइम पीरियड जो था वो फाउंडेशन, जिस समय इसकी नींव रखी गई, ये साम्राज्य स्टैब्लिश किया गया, वह टाइम पीरियड था 1336। और इब्न बतूता पहले नॉर्थ इंडिया में आता है। कहां पे आता है? पहले नॉर्थ इंडिया में आता है। और किसके कोर्ट में आता है बेटा? वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में, इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने एक बुक भी लिखी थी बेटा। उस बुक का क्या नाम था? रहला या सफरनामा। उस बुक का क्या नाम था बेटा? रहला या सफरनामा। अगर फर्दर आप देखते हो पूरा ओवरऑल, अगर मैं देखूं इसको बहुत सीरियस कंसर्न में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आते, जिसे पागल बादशाह या सन की बादशाह भी कहा जाता था। तो अब यहां पे एक बात समझना मेरी बात को, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे मैं लिख देता हूं। जैसे ही बात करता हूं मैं विजयनगर एम्पायर की, किसकी बात करता हूं बेटा? मैं विजयनगर एम्पायर की मैं जैसे ही बात करता हूं तो विजयनगर एम्पायर की मैं बात करता हूं, एम्पायर की बात करता हूं, तो यहां पे ये इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई? 1336 में। और किसने करी थी बेटा? हरिहर और बुक्का नाम के दो रियल ब्रदर थे, सगे भाई। अब प्रश्न को भी आप समझ लो, तो यानी कि मैं कहूं तो डोमिनिगो पायस किसके समय में आए? डोमिनिगो पायस किसके समय में आए? कृष्णदेव राय। अभी आपने देखा होगा, तो कृष्णदेव राय विल बी द राइट आंसर। और कृष्णदेव राय बहुत बड़े स्कॉलर थे तमिल और संस्कृत के। इन्होंने दो ग्रंथों का भी कह सकते हो एक रचना करी ना,
और रिटन मतलब लिखा इन्होंने 2 ग्रंथों को, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य एवं जामवंती कल्याणम, ये 2 ग्रंथों की रचना भी करी। ठीक है ना। और ये आपको यहां भी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर, तो आप ये कह सकते हो कि टोटल 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर। यहां पे आप क्या सकते हो, यहां पे आप ये आसानी से भाषा में कह सकते हो कि भाई हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर, तो आप कह सकते हो संगम, पहली डायनेस्टी जिसने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया, संगम डायनेस्टी। संगम, हिंदी माध्यम के बच्चों को परेशानी ना हो, संगम डायनेस्टी रूल की। दूसरी, संगम के बाद सालू, सालू की बात करता हूं तो सालू डायनेस्टी, संगम सालू। फिर तीसरे की मैं बात करता हूं तुलु, तुलु। फिर इसके बाद मैं चौथे की बात करूं, संगम सालू तुलु अरवीडू, संगम सालू तुलु अरवीडू। ये 4 डायनेस्टीज ने रूल किया किस पे, विजयनगर साम्राज्य पे, संगम सालू तुलु अरवीडू। संगम डायनेस्टी के फाउंडर हरिहर एंड बुक्का, सालू के कौन, नरसिंह, और तुलु के कौन, वीर नरसिंह, क्योंकि भाई वो वीर थे। फिर इसके बाद अरवीडू के तिरुमल, यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करता हूं तो इसके कैपिटल्स अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह, विजयनगर की कैपिटल में हम्पी एक जो कैपिटल था वो काफी प्रोमिनेंट है, हम्पी के मोन्यूमेंट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल भी किए गए। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई सबको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैपिटल्स की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, षोडश महाजनपद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए षोडश महाजनपदास, जनपदास, इनका डिस्क्रिप्शंस कहां पे मिलता है, तो याद रखिएगा इनका डिस्क्रिप्शंस 2 बुक्स में मिलता है। एक तो है अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, और दूसरी एक किताब है जहां पे इनका जिक्र मिलता है, उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है बेटा, भगवती। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वेयर वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट द 2 बुक्स, दिस 2 बुक्स, कह सकता है कि भाई षोडश महाजनपद में किसका जिक्र मिलता है या इन किताबों में किसका जिक्र मिलता है, इस तरीके से। तो षोडश महाजनपद के बारे में हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिली, अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से। ये बात क्लियर है, आई होप यहां तक सभी को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो षोडश महाजनपद के बारे में, अब षोडश महाजनपद यानी कि ये क्या थे, ये जनपद थे। जैसे आज आपके पास जनपद होते हैं वैसे उस टाइम पीरियड के जनपद। तो षोडश महाजनपदों में जो प्रोमिनेंट जनपद था वो था मगध। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वर्तमान का क्षेत्र मगध का आपकी अगर बात करें तो अपना बिहार। ठीक है जी, चलो। तो अब यहां पे ये प्रश्न आता है कि उन 16 महाजनपदों ने अपनी कैपिटल बनाई थी ना। तो देखो पूछ क्या रहा, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपद। तक्षशिला किसकी कैपिटल थी, गांधार की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और हमारे 2 विश्वविद्यालय भी थे, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा की अगर आप बात करी जाए तो नालंदा अपना कहां पे पड़ता, बिहार में, अभी अगर के क्षेत्र की बात करूं। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में कराया गया था, गुप्ता अंपायर में, गुप्त कुमार गुप्त के समय में। यह बात भी क्लियर हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछेगा कि इन सब की कैपिटल, तो ये ठीक है, चलो पता चल गया। कुरु, काशी, अवंती की आपको कैपिटल पता है, उज्जैनीय था या उज्जैन, इसी को माहिष्मती कह सकते हैं ना। अब ये ध्यान से समझिएगा, गांधार की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। अवंती की कैपिटल उज्जैन। काशी की कैपिटल क्या थी, काशी ही थी। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा। अब कुरु की क्या थी, इंद्रप्रस्थ।
क्लियर हो गई बात? तो सबके कैपिटल्स हमको पता चल गया। ठीक है भैया, चलो अब आगे की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड? परमानेंटली अबॉलिश्ड, निम्नलिखित में कौन यह पद स्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? अब यार यहां पे एक बात निकल करके आती है, क्या निकल करके आती है कि स्थायी गवर्नर जनरल तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से आप ऊपर जाओगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से, तो इनसे जस्ट पहले कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, ये अंग्रेज थे और ये भारतीय थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था ना, वही अबॉलिश्ड हो गया। ठीक है, तो उसी आधार पे पूछ रहा है कि कौन थे। ठीक है बाबू, ये बात आप सबको पता चल गया। चल अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कह रहा है छठा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट? अब ध्यान समझना है। थॉमस सवेरी ने एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया। अरे यार, एक्चुअल में रियल में किसने एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया, ये फाइंड आउट नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो आप पहला तो स्टेटमेंट ये गलत है यार। थॉमस न्यूकॉम केमिकल डाइज इन्वेंटेड, ओहो ये भी गलत है। नो, जेम्स वॉट इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम being a mere pump into which would provide energy to power machine. This is the absolutely true. Matthew Boulton discovered the technique of refining gold in, ये भी गलत। यानी कि क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? अरे बाबू एक ही तो सही है, ये सही है। और दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई? ब्रिटेन। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई वो कहां पे हुई? ब्रिटेन में। अब सबको पता है कि जो सीक्वेंस है रिवॉल्यूशन का, सबसे पहले इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, फिर इसके बाद रिवॉल्यूशन कहां हुआ? फ्रांस में, फिर कहां पे हुआ? रशिया। मतलब इन देशों में लोगों को अपने अधिकार पहले पता चले और इन्होंने अपनी लिबर्टी प्राप्त कर ली। तो सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों को लिबर्टी मिली, फिर अमेरिका के, फिर फ्रांस के, फिर रशिया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इनके 1688, अमेरिका की 1776, फ्रांस की 1789, रशिया की 1917 में, ये इनके यहां रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, इंग्लैंड के ही रेवोल्यूशन को कहा जाता है ब्लडलेस रिवोल्यूशन। ब्लडलेस रिवोल्यूशन यानी कि रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति, ऐसा। ठीक है, रक्तहीन क्रांति। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 7वां प्रश्न है यहां पे, द फर्स्ट कॉटन मिल इन ब्रिटिश इंडिया विच बिगन प्रोडक्शन सी वाज सेट अप बाय द सी1 डाबर साहब। कुछ नहीं करना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि देखो, पेपर मिल पहली जिसका प्रॉपर प्रोडक्शन चला, नेपानगर, आपको पता होना चाहिए, अपने मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्लियर है? चल आगे की ओर चले। 8वां प्रश्न क्या कहता है? इंस्पायर्ड बाय द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लीडेड अ साल्ट मार्च फ्रॉम। महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर के सी राजा गोपालाचारी ने तमिलनाडु में कहां से कहां तक नमन मार्च का नेतृत्व किया। देखो आपको बता दूं, ये स्थान का नाम था तिरुचिरापल्ली से वेदारण, तंजौर के तट पे। वर्तमान के अगर ये बात करूं तो ये स्थान कहां पे पड़ेगा? तेलंगाना। अब देखो ध्यान समझना,
ये जो क्षेत्र है एक्चुअल में बहुत बड़े, आप कह सकते हो कि फैन बेस के तौर पे या फॉलोअर के तौर पे, जो फॉलोअर के तौर पे अगर आप देखोगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने तो भाई दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया था। और महात्मा गांधी के दांडी मार्च का मतलब था कि जो सॉल्ट लॉ है उसे ब्रेक करना। किसको? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। अपने फॉलोअर के साथ ये स्टार्ट कर दिए जर्नी। और महात्मा गांधी का ऑब्जेक्टिव इनिशियली ये था कि मेरे को एनी हाउ नमक तो फ्री प्रोडक्ट है, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। और मुट्ठी भर इन्होंने क्या किया, नमक उठा उसे जमीन पे फिर रख दिया। यानी कि अंग्रेजों को ये शो करना चाहते थे कि जिन चीजों में आपके विनिर्माण प्रक्रिया या आपके द्वारा कोई खर्च नहीं है, फिर भी उस पर आप टैक्सेशन क्यों लगा। अब बहुत सारी चीजें थी। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि बंदा ऐसा था कि बिना किसी तलवार के, बिना किसी धार के और आजादी के लिए अगर पूर्णतः प्रयास किया तो वह व्यक्ति, बहुत सारे लोगों के साथ सपोर्ट इनको मिला। तो इनके फॉलोअर थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जो उत्तर भारत में मूवमेंट चला उसी को दक्षिण भारत में इन्होंने, आपको पता होगा दांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट था। 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930 में, और फिर नमक सत्याग्रह के साथ यह मार्च समाप्त हुआ था। क्लियर हो गई बात? यह माना जाता है कि 241 माइल्स महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ लगभग पैदल चले थे। उसी तरीके से सेम चीज को कॉपी करके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी पैदल चले थे। ठीक है, तो उसका कंपेयर, मतलब आप कह सकते हो कि कंपैरिजन है, ये उससे तुलना की जा रही है उसकी। तो चल आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आगे क्या कह रहा है? आचार्य विनोबा भावे received the first donation of a land under the Bhudan movement as the पोचमपल्ली। कहां पे? पोचमपल्ली। अब ध्यान सुनिएगा, आचार्य विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन चालू किया था। यानी कि जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड होल्डर्स लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, आग्रह की करी थी कि भाई आप जिनके पास बिल्कुल नाम मात्र की जमीन या बिल्कुल नहीं है, उनको एक कृषक योग्य भूमि दे दो जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके। इसी को भूदान मूवमेंट कहा जाता है। आचार्य विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट। और भूदान मूवमेंट की अगर इसी व्यक्ति ने सर्वोदय समाज की भी स्थापना करी थी, आचार्य विनोबा भावे साहब ने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इन्हीं के आगे आंदोलन को मोमेंटम मिला जब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली साहब ने भी काफी जमीन को क्या किया था, जरूरतमंद लोगों को दान दे दिया था भूदान आंदोलन के मूवमेंट। तो इसका इंडिया में बहुत प्रभाव पड़ा इस मूवमेंट का। चलिए, और आपको पता होगा हैदराबाद के निजाम साहब के बारे में, उस्मान अली साहब के बारे में, तो उन्होंने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। मतलब एक तरीके से इस आंदोलन को विफल नहीं होने दिया था। उन्होंने भी अपने स्तर से वो ह्यूज क्वांटिटी में लैंड डोनेशन करे। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखेंगे ध्यान से हम लोग। 10th क्वेश्चन, which of the following statement are correct? British trade surplus with the India in the 19th century mean that the value of British exports to the India was much higher than the value of British import from India. Okay. India played a crucial role in the late 19th century world economic by helping the Britain balance its deficit. Yeah, it's true. बिल्कुल ये भी बात सही है। Britain grew opium in India and exported it to the China, and therefore a while after 1820 opium became India's single largest export. Okay. The 19th century saw export of Indian raw material declining and that of manufactured good. ये statement गलत होगा, और यानी कि मैं कहूं तो 1, 2, 3 will be the right answer. यहां पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग टाइप का, बट है ऐसा नहीं। मुहूर्त क्या होता है? समय की माप है। मुहूर्त मेजर ऑफ अ टाइम है। रक्ति क्या है? वेट का मेजरमेंट है। अंगुला क्या है? अंगुला अगर मेजर ऑफ अ लेंथ का है। और पद क्या होते हैं?
मीटर ऑफ पोइट्री होते। अब आप मिला लो यार, देख लो। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त क्या है? मेजर ऑफ टाइम, ए का 2। अब दूसरा देखते हैं, ए का 2 रक्तिका में रक्तिका, बी का 1, ए का 2 और सी का 4 अंगुल, सी का 4 मेजर ऑफ लेंथ, डी का 3 पद मेजर ऑफ पोइट्री। बिल्कुल सही है, ए विल बी द राइट आंसर। आप मिला लो, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त की अगर मैं बात करता हूं तो मुहूर्त मेजर ऑफ क्या है? टाइम ही है, शुभ घड़ी, शादी विवाह लगन का मुहूर्त ही तो देखते हो आप। फिर बी में रक्तिका की बात करें तो हम बी रक्तिका है, मेजर ऑफ वेट ही तो है, रत्ती, एक रत्ती, दो रत्ती। फिर अंगुल, अंगुल क्या है? नापने के लिए। जब भाई हमारे पास स्केल नहीं है कुछ हो तो एक पैमाना ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड ये है अंगुल। अंगुल क्या है आपका? अंगुल है मेजर ऑफ लेंथ है। फिर पद की बात करी जाए तो क्या है? मेजर ऑफ टाइम। चल आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन की बात की जा रही है। फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। आपको परेशान ही नहीं होना है। कौन? इंडो ग्रीक्स। क्लियर हो गई बात? इंडो ग्रीक्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बेटा एक बात को समझ लो, इंडो और ग्रीक, यानी कि जो ग्रीक हैं इंडिया में आए तो अब क्या हो गया? इंडो ग्रीक। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो मौर्यास की बात करी जाए तो पण इन्होंने चलाया। पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर भी थे पुष्यभूति। गुप्ताज में आप जानते हो फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। अब ध्यान समझिएगा मेरी बातों को बेटा। यहां पे प्रश्न में पूछ रहा है कि सिक्के तो सबने चलवाया, मौर्य ने, पुष्यभूति ने, गुप्ता ने भी, इंडो ग्रीक ने। अब यहीं पे प्रश्न को पूछ दे मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटी में मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स किस अंपायर, तो गुप्ता अंपायर इन्होंने चला। अब यहां पे यही प्रश्न को बदल दे और कहे कि फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड कॉइन, शुद्धतम जो गोल्ड के सिक्के चलवाए वो किसने दी? चलवाए। तो गोल्ड कॉइन्स जो शुद्धतम चलवाए गए वो किसके द्वारा? कुशांस के द्वारा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो इस बात को याद रखिएगा, कुशांस और नेम और इमेजेस के साथ सबसे पहले अगर किसी ने चलवाया तो इंडो ग्रीक्स। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चल आगे की ओर चलते हैं। मौर्य में आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। पुष्यभूति के फाउंडर कौन थे? अगर पुष्यभूति वंश की बात करी जाए, पुष्यमित्र शुंग की मैंने बता दिया बात। अरे यार पुष्यभूति, भूतिस की बात हो रहा है, पुष्यभूति, पुष्यमित्र नहीं लिखा है, पुष्यभूति वंश जिसे कहा जाता था वर्धन वंश ना, गुप्त वंश। हाँ तो याद रखिएगा बेटा यहां पर ना, इसको करेक्ट कर लेना। अभी जो भी मैंने बोला कि पुष्यभूतिस लिखा है तो पुष्यभूतिस को ही वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता था। अरे हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना, उस डायनेस्टी की बात है। चलिए आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन में बेटा। 13 सोशल theorist in the 19th and 20th century emphasized the emergence of the industrialization, urbanization, secularization and bureaucratizations as hallmark of। ये किसके हैं? तो ये मॉडर्निटी के हैं, आधुनिकता के हैं बेटा। Consider the following events: launch of the non-cooperation movement, All India Khilafat Conference in Delhi, passing of the Rowlatt Act, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। देखो रोलैट एक्ट पास कब हुआ? 1918 में आया, 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। आओ देखते हैं। लॉन्च ऑफ ये कब हुआ? ऑल इंडिया खिलाफत, ये नवंबर 1919 में। और लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। अब यार मैच करा लो इसको, जो 14th वाले को मैच कराओ और देखो भैया सबसे पहले क्या होगा। क्या कह रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन इवेंट्स अर्लीस्ट, मतलब जो पहले हुआ, जो पहले हुआ हो तो थर्ड, ऑब्वियस सी बात है थर्ड सबसे पहले हुआ, थर्ड, फिर फोर्थ,
बिल्कुल, थर्ड फोर्थ, यही है थर्ड फोर्थ, फिर टू ऑल इंडिया खिलाफत, हाँ बिल्कुल, और फिर ये बिल्कुल ये सही है, सही है, मैच तो करा लो आप, ठीक है। असहयोग आंदोलन, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग घटना, बिल्कुल सही है, 3 4 2 1। आइए ये क्या कह रहा है बेटा, ऊपर कैटेगरी ऑफ टेनेसी टेन्योर हेल्ड अंडर द मराठास, यार ऊपरी क्या था, ये यही तो है, ए का 2 मैच करा लो। और यहां से तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, इनाम लैंड क्या होती थी, इनाम लैंड किसको दी जाती है, गिफ्ट ऑफ लैंड, मतलब गिफ्ट के तौर पे दी जाती थी ना, गिफ्ट ऑफ लैंड आर लैंड रेवेन्यू, भूमि या राजस्व का उपहार, तो ये वाला तो है ही है, मिला लो आप, तो ए का 2 और डी का 3, ए का 2 डी का 3 देख लो, अब ए का 2 डी का 3 दोनों में मिल रहा है। अब आओ चलते हैं आगे, चलो भाई, बी का पट्टेदार, प्लीजेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओके, पट्टेदार की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देख लो, तो यहां पे बी का 1, बी का 4, ये है बी का 4, ए का 2 बी का 4, और सी का बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का 1, ठीक है, और डी का 3, तो मिला तो दिया यार, कहां दिक्कत आ रही, सही तो है, ये होगा ए का 2 मिला लीजिए आप, कैटेगरी ऑफ टेनेसी टेन्योर अंडर द मराठास, बिल्कुल, बी का 4 पट्टेदार, कोऑपरेटिव टाइटल्स, दक्षिण भारत में सहायदी हकदार और भतीज राज भुगतान करता, पट्टेदार, मिरासीदार, पीजेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, सी का 1 बिल्कुल, और डी का 3, ठीक, बिल्कुल, आगे चलते हैं। 16th में क्या कह रहा है बेटा, Which of the following statement about the Vijayanagara king Krishnadevara expeditions are correct? In the early year of his reign, he marched against the ruler of Odisha. Yeah, it's true. In 5020, he captured the fort of Raichur. Ismail Adil Khan, it's true. Krishnadevara restored the Sultan Muhammad Shah to the power and assumed the title of Yavan Rajasthanachar. So both will be the यार, तीनों सही है, 1 2 and 3 will be the right. यहां तक सभी को बात होगा। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने यहां से उड़ीसा के शासक के विरुद्ध कूच किया, हाँ बिल्कुल, यवन राज्य स्थापनाचार्य की पदवी ली, ठीक है। अब कृष्णदेव राय के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये किस वंश के रूलर थे कृष्णदेव राय, मैं बात करता हूं तो संगम साल तुलू डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं ये, ठीक है ना, और प्रोमिनेंट रूलर थे कृष्णदेव राय जी, ठीक है। चल अब आगे चलता हूं, 17th क्वेश्चन की बात हो रही है, किसकी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम सिराका 6th century टू बीसी। क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। अरे नहीं भैया, क्या कह रहे हो, उन सभी का विकास कभी भी कोई भी क्षेत्र जो डेवलप्ड होगा वो सेंटर से ही होगा, ज्यादा दूर होगा तो डेवलप्ड होने की संभावना कम होगी। तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत है। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, या मेनी वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ द कमर्शियल कल्चरल पॉलिटिकल, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो यार एक गलत है आपका, उन सभी का विकास मानव दूर हुआ ना, पहला 1 2, तो नहीं तो कितने कथन सही है, 2 कथन सही है। अब आइए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस। क्या कह रहे हैं ये, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर इन संस्कृत, संस्कृत नहीं, अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में थोड़ी थी यार, पाली में थे, ठीक है। आओ देखते, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डिसिफर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो-ग्रीक who ruled over the area. Most of these cases mention grand unique events and routine agricultural practice do not find the mention. अधिकांश शिलालेखों में भव्य अनन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामान्य कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्लेख है। तो इसमें बेटा एक ही सही है आपका, ओनली 1, ठीक है। अब 19th में क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर फीचर ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इब्न बतूता। आपको पता होना चाहिए इब्न बतूता किसकी मैं बात कर रहा हूं, इब्न बतूता किसकी बात कर रहा हूं, इब्न बतूता साहब की। ये किसके टाइम पीरियड में आए, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। तो इनके यहां दो व्यवस्थाओं का जिक्र इसने किया है अपनी किताब में, एक तो है पोस्टल सर्विसेज और दूसरी है स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था। इसको किसने जिक्र किया है, इसका इब्न बतूता ने। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द फूट पोस्ट कैरीज अ रिंगिंग बेल, बिल्कुल सही है। द हॉर्स पोस्ट इज कॉल्ड उलिक स्टेशन एट द डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 ईयर, ये भी सही है। द फूट पोस्ट आर दावा हैज वन स्टेशन एट एवरी 4 हॉर्स ऑफ अ डिस्टेंस, ना ये गलत है। द फूट पोस्ट इज क्विकर देन द हॉर्स, ये सही। तो क्या कह रहा है करेक्ट आंसर, पैदल नहीं, तो सही उत्तर को चुनिए 1 2 4। हार पोस्ट कॉल्ड उल्लूक, ठीक है। द फूट पोस्ट आर दावा हैज वन स्टेशन एट एवरी 4 पैदल डाकिया के दावा के लिए प्रत्येक 4 कोस की दूरी पर एक स्थान होता था ना, नहीं होता था। तो 1 2 4 फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट, हाँ, अश्वारोही डाकियों को विच डिस्क्राइब करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन। पैदल एक हाथ से घंटी बजाने ले जाता था सर डाकिया, हाँ ठीक है, और स्थान होता था। और सर लोग का प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थान था। पैदल डाकिया दावा के लिए प्रत्येक 4 कोस की दूरी पर स्थान, नहीं ऐसा नहीं। चल 20 क्या कह रहा है, Which one of the following text is commentary written by the, अगर मैं बात करूं चक्रपाणि दत्त द्वारा सुश्रुत पर लिखा गया महाभाष्य। तो आप ये कह सकते हो क्या, भानुमति इज द राइट आंसर। ओके, भानुमति। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अराइवल ऑफ टोबैको इन इंडिया। आपको पता हो टोबैको प्लांट अराइव्ड इन फर्स्ट इन डेक्कन, बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं अपने इंडिया की, तो आप यूं समझ पाओ कि अपना जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र अगर इसकी बात करोगे तो ऑल आर द कॉल्ड एज अ डेक्कन। अब डेक्कन रीजन की अगर मैं बात करता हूं, डेक्कन प्लेटू की मैं बात करता हूं, तो आप ये समझिए कि गुजरात में सबसे पहली बार क्या किया गया था, टोबैको की एग्रीकल्चर की गई थी। हालांकि टोबैको पर प्रतिबंध भी मुगल बादशाह ने लगाया था, किसने, जहांगीर ने। तो ये तो बिल्कुल सही है। टोबैको स्प्रेड टू नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम अर्ली इयर्स, बिल्कुल ये सही है। बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू, बोथ परमानेंट, सही है, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब आइए, कंसीडर द फॉलोइंग वुमेन एसोसिएशंस एंड देयर इंपॉर्टेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। वुमेन इंडियन एसोसिएशन ऑफ 19th सेंचुरी, मार्गेट कजिन्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, मार्गेट कजिन्स। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया 1994, देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी नहीं थी, यहां थी अगर मैं बात करूं तो लेडी मेहर बाई टाटा, यहां पे थी मेहर बाई टाटा। भारत स्त्री महामंडल ऑफ 1910, लेडी में यहां पे हो जाएगा सरला देवी, ठीक है, सरला देवी चौधरानी, ठीक है ना। तो यहां पे आपको करेक्ट करना होगा, एक ही स्टेटमेंट सही है, यहां पे ओनली वन सही। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, ओनली वन, एक ही मैच्ड। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फेमस सिल्क रूट, क्या कह रहा, रेशम मार्ग इन मार्गों से पूर्व की ओर जाने यूरोपीय रेशमी माल कार्गो से संबंधित है। अब सिर्फ यूरोप से थोड़ी व्यापार होता था, हम अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका से भी व्यापार करते थे, नॉर्दर्न अफ्रीका से भी व्यापार माना जाता था। तो यहां पे ये वाला तो गलत होगा। देयर वर सेवरल सिल्क रूट ओवर द ज्वाइनिंग द टुगेदर विद द वास्ट रीजन ऑफ एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, ये सही है। दे वर नोन हैड टू एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑल द, बिल्कुल सही है। बिसाइड द सिल्क चाइनीज पोट्री टेक्सटाइल, बिल्कुल। तो यहां पे 2 3 4 ये बिल्कुल सही होंगे, सी विल बी द राइट, ठीक है ना, क्लियर है। पहला वाला गड़बड़ है। 24 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अजंता पेंटिंग। आपको पता है अजंता पेंटिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग का एक कह सकते हो बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि यहां पर जो है, और ये है कहां पे, महाराष्ट्र, ये पेंटिंग, और ये हमारे एंशिएंट कल्चर को शो करती है, ठीक है, और बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, भगवान गौतम बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं से रिलेटेड है, यहां पे उनको उकेरा गया है, बनाया गया है। चल, the surface of the rock was coated with the clay mixed with the rice husk and gum, and a coat of lime was applied over this. True. The outline drawing was done first on the lime coating and the colors were added subsequently. Both statement are true. आगे चलते 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। Consider the following statements regarding the सांची and its archaeological finding. सांची और इसके पुरातात्विक खोज परिणामों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? जब 1818 में सांची की खोज हुई, इसके 4 में से 3 तोरणद्वार तब पर भी खड़े, चौथा उसी स्थल पर खड़ा हुआ था जहां यह गिरा था। सांची में चित्रित पशुओं में हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल शामिल है, तो बोथ विल बी द ट्रू। हाँ बिल्कुल ये बात सच है, बोथ 1 and 2। देखिए इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करता हूं, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात की, सबसे पहले ना इसको अशोका ने प्रारंभ किया था और ईरान के राजा दारा फर्स्ट से काफी प्रभावित था। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और इंस्क्रिप्शंस क्या बताते हैं कि उस राजा के एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से वो राजा की वर्किंग स्टाइल क्या थी, और उस टाइम पीरियड में किन चीजों को कितनी वैल्यूज दी जाती थी, उनके बारे में भी पता चलता है उस इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, चल तो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 क्या है भाई? अगर मैं बात करता हूं तो 16वीं शताब्दी चंडी मंगल का रचनाकार कौन था? तो आप कह सकते हो मुकुंदराम चक्रवर्ती। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन द विजयनगर एम्पायर। अब क्या कह रहा है? राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे, स्थल पे लगभग 30 भवनों की पहचान राजमहलों के रूप में की गई। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या सही है? सी विल बी द राइट आंसर। 1, 2 and 3 सही है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? बिनोबा भावे ऑर्गेनाइज द सर्वोदय समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। इट्स ट्रू। Jayaprakash Narayana withdraw from the active politics to join the Bhudan movement. 90 yeah, it's true. In the wake of Bhudan movement, the first donation of the land was made in the village Pochampally in Telangana. Yeah, it's true. तो तीनों कथन इसमें सही। ठीक। आए। Consider the following statements about the gallantry award. Post independence, first 3 gallantries awards were situated. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही। The first 3 gallantry awards. देखो अब यहाँ पे ना अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और ये अशोक चक्र क्लास 3, ये थोड़ा सा ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी कि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है बस। क्लियर है? चल आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 13th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वे इन द विच किंग इन एंशिएंट इंडिया अटेम्प्ट टू द क्लेम। आपको क्या लगता है कि उस टाइम पीरियड में राजा उच्च प्राप्त करने के लिए उच्च कर लगाना पसंद करता था? ऐसा कुछ नहीं था। देखो करों की अगर बात करते हो आप तो कर लगभग एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, लेकिन ये कहीं से भी डिफाइन नहीं होता कि उस राजा को ये बहुत महान घोषित करता। तो यहां पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इंपोजिंग ऑफ हाई टैक्सेस, ये नहीं होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखो ध्यान समझना, द भक्ति मूवमेंट अवॉइड ट्रेडिशन दैट प्रमोटेड डाइवर्सिटी। भक्ति आंदोलन परंपराओं से दूर जो विविधता को बढ़ावा देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, यही नहीं सही है, और सब सही है, बिना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त। ठीक है, आगे चलो। द रीजन ऑफ टेरर इन द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। अब देखो ये आपको इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया की रिवोल्यूशन को पढ़ना होगा,
और उसमें से एक पार्ट यह कहता है कि आतंक का शासन, तो उसमें क्या होता था, ट्रायल एंड बिहेडिंग पर्सन कंसिडर्ड एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, चलो आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉट इंपैक्ट द यूरोप? यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव लिखित किस रूप में नहीं पड़ा? अब देखो, आप सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करता हूं तो कब से कब तक, 1914 से 1918 तक, और उसका ना कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ता है, उन कंट्रीज पे ज्यादा पड़ता है जो कि अंडर द यूनाइटेड किंगडम एज अ स्लेव वर्क कर रहे थे। ठीक है, कितने लोग मारे गए, इंडिया से भी काफी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे। लोगों ने विरोध में गांधी जी को सार्जेंट भी कह दिया था, और उस आधार पे हम लोगों ने दिया था कि भाई हम तो जा रहे हैं और ब्रिटेन को आजादी मिलेगी, आजादी इन द सेंस मतलब जीत मिलेगी इस युद्ध में, तो हमें उसके बिहाफ ऑफ में क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इन्होंने हुआ, काफी ऑफर्स लाए, अगस्त ऑफर, लॉर्ड लिथगो, क्रिप्स मिशन आया, मतलब बहुत सारा कुछ। तो फिर उस टाइम पीरियड में इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इंडिया के जो लोग थे, एक्टिविटिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, उनके विचार मन में आया कि इस बार ऐसा नहीं करना है, यही सही टाइम है कि हमको मूवमेंट को और अपग्रेड कर देना है। तो लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी ने एक नए मूवमेंट को जन्म दे दिया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू द टर्न इनटू द कंटिनेंट ऑफ डिबेटर्स, मतलब यह लेनदारों के महाद्वीप से देनदारों का महाद्वीप बन गया। सोशल केम टू बी प्लेस्ड हायर इन द सोशल स्टेटस देन द सिविलियन, ऐसा कुछ नहीं था। पॉपुलर सपोर्ट डिक्रीज फॉर कंजर्वेटिव, तानाशाहियों के लिए जन समर्थन कम हो गया, जो कि अस्तित्व में आई थी, हाल में अस्तित्व में आई, ऐसा कुछ नहीं है इससे। ठीक है, चलो आगे। द इमीडिएट एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज एन अर्जेंट नेसेसिटी वाज द रेजोल्यूशन ऑफ, आप कह सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन तो 1920 में था, हाँ शुरू हुआ था उस समय, ये 1942 में हुआ। इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में प्रारंभ हुआ, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। व्यक्तिगत इंडिविजुअल मूवमेंट की, व्यक्तिगत आंदोलन की बात करी जाए तो विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया। 35 क्वेश्चन की ओर बात करता हूं मैं। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट इन द चोलिस्तान एंड द बनावली, हरियाणा। Okay, there is evidences of the plow filled a Kalibanga associated with the mature phase of, ये गलत है, ये सही है। The plow filled as a Kalibanga had the sets of the figure two angles, ये भी ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, 1 and 3। ठीक है जी, अब आगे चलो। Which of the following statement about the technological innovations during the industrial revolution are the correct? Mule was the nickname for a machine invented in 1979 that allowed to spinning strong and a fine yarn. Okay. Water frame invented 79 by Richard Arkwright made it possible to the view. Okay. Power loom invented by, ये तो गलत है, पावर लूम इन्वेंट नहीं हुआ, इसका पेटेंट करवाया था 1785 में, और एडमुंड कार्टराइट ने करवाया था 1785 में, ये होगा। तो 1 and 2 will be the right ना, only 1 and 2। Which of the following minor rock edict the personal name of King Ashoka? King Ashoka Maski, पर्सनल नेम अशोका। ठीक है, याद रखिएगा, अशोका को ही देवा नाम प्री भी कहा जाता था। अच्छा, क्यों कहा जाता था देवा नाम प्री, याद रखिएगा, इसका मतलब है कि लवर ऑफ गॉड, देवताओं का प्री। चल आगे चलते हैं। यहां पे अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो, अष्टाध्यायी पाणिनि साहब ने लिखी तो ये पहले आएगी। ये अगर आप बात करते हो तो कब लिखी गई, 500 बीसी के दौरान, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूं 500 बीसी। ठीक है, बीसी। फिर उसके बाद लिखा गया, ये संगम लिटरेचर आया 200 अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक के बीच में। ठीक है, ये हो गया 2, ये इसके बाद, फिर इसके बाद ये, फिर ये। तो आप 4312 बिल्कुल सही है, 4312
ये राइट आंसर है इसका। चल आगे चलते हैं। फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ वाज मर्डर्ड इन, किसमें? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनसबदारी सिस्टम इज द करेक्ट? मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन से सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया गया था? अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था पता है मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पोस्ट या रैंक, पोस्ट या रैंक। और याद रखिएगा इसे मुगलों में कौन अपनाता है? अकबर लेकर के आता है मनसबदारी सिस्टम। और ये किस पे बेस्ड थी पता है? मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो किसके पे बेस्ड थी? मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। अब यहां पे एक बात और समझिएगा कि मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पे तो बेस्ड थी, किस पे? मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट इसमें जो था मनसबदारी में, जात और सवार भी होते थे। जात एंड सवार, ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्या कह रहा? पोजीशन एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वर इंडिकेटेड बाय अ न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन कॉल्ड जात। यही बात, ये सही, ठीक है। Which Governor General of Bengal underwent impeachment proceeding in the British Parliament? Warren Hastings. Warren Hastings, of first Governor General of Bengal. ठीक है। Who among the following composed the प्रयाग प्रशस्ति? हरिसेन, ये इनके क्या थे? दरबारी थे, कोर्टमैन थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी और जहां से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त की बात करी जाए तो आप सबको पता है भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। विंसेंट स्मिथ साहब ने ये बात कही। समुद्रगुप्त ने क्वाइंस चलवाए थे, कितने प्रकार के? 6 टाइप के। और समुद्रगुप्त ने ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजाओं को कंबाइंड तौर पे बुरी तरीके से, उत्तर भारत के 12 राजाओं को और दक्षिण भारत के भी 12 राजाओं के संघ को हराया था बुरी तरीके से समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलो आगे चले। Which of the following kingdom was founded by the true brother हरिहरन बुक्का? नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूं। विजयनगर। बहमनी की स्थापना पता है किसने करी थी? हसन गंगू ने करी थी। हसन गंगू कब करी थी इसने? 1347। At which one of the following place did the Danish establish their settlement in India? Travancore। लचित बोरफुकन भाई अहोम जनरल थे, बिल्कुल वो सराय घाट के जो के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, बिल्कुल तीनों कथन सही है बेटा, ललित बोरफुकन। और अभी हाल ही में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण भी किया गया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। Which of the following statement about the Ravatak inscription is not correct? It throws important light on the Kushans। ये सही है। It refer the Kanishka as a king of kings, son of God, बिल्कुल सही है।
23 लाइव इंस्क्रिप्शन रिटेनिंग गंधारी, ये गलत है और ये सही, तो सी वाला ये गलत है। लेकिन तो कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृक्षकटिकम के रचनाकार थे? मृक्षकटिकम, मिट्टी का खिलौना गाड़ी शूद्रक। यशोवर्धन was the ruler of which one of the following kingdom? कन्नौज। कभी कभी ऐसे बहुत आसान से भी प्रश्न आपको एनडीए में देखने को मिलते हैं। Which one among the following rule established the Patliputra as the capital of Magadha Empire? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन होगा उसी में टिक करेंगे आप। और मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं हर्यक डायनेस्टी की बात करूं, किसकी बात करूं? हर्यक डायनेस्टी की बात करता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतर बात आप समझ लो कि हर्यक डायनेस्टी में ना 3 आपको प्रोमिनेंट रूलर देखने को मिलेंगे। हर्यक डायनेस्टी के खुद के फाउंडर की मैं बात करूंगा तो बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन आता है? अजातशत्रु, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद बेटा कौन आता है? उदयन आता है। याद रखिएगा, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन करता है। और उदयन ने ही ना पहली बार कैपिटल ट्रांसफर किया, यानी कि अगर मैं कहूं तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। बट यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो आप यहां पे क्या करोगे? अजातशत्रु में टिक करोगे, क्या कि मजबूरी है। अगर उदयन होता तो आप यहां पे उदयन करते। निम्नलिखित किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना करी? तो अजातशत्रु को करना पड़ेगा, क्या करो? ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? बिंदुसार ये तो अलग है, ये अलग है। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है, और बिंबिसार ये हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। चल, विच Renaissance artist painted the Last Supper? लियोनार्डो दा विंची। ये कई बार आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चल अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं।